बातें ये अच्छा। अब यार जल्दी से आई थिंक लेट्स मूव टुवर्ड्स दी फॉरवर्ड एजिंग। फॉरवर्ड एजिंग पे बात शुरू करें। क्विकली क्विकली जरा बात को जवाब दीजिएगा। 285 का डॉलर लेट से आज चल रहा है, 3 महीने बाद पेमेंट करनी है आपने। मुझे बता दें अगर 3 महीने बाद मैं जो है ना क्या कहते हैं, मुझे रिस्क क्या है कि रेट बढ़ ना जाए। ठीक है, रेट बढ़ ना जाए। मैं बैंक के पास गया, मैंने बैंक को बोला मुझे फॉरवर्ड एग्रीमेंट कर। अच्छा, फॉरवर्ड एजिंग की कुछ निशानियां जो थ्योरी में आपको काम आएंगी। इसका फिक्स रेट होता है, इसकी फिक्स डेट होता है, और ये नॉन कैंसिलेबल होता है, यानी कि कैंसिल नहीं कर सकते। आपको एक लैपटॉप बहुत अच्छा पसंद आ गया, $1000, $1000 का बहुत अच्छा लैपटॉप पसंद आ गया, और आपने बाय कर लिया। ठीक है, और आपने बाय कर लिया, और आपने जो है ना क्या कहते हैं कजन को बोला अपने, जो यूएस में रहता था, कि यार तुम पेमेंट कर दो, मैं 3 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा, $1000 ही दूंगा, टेंशन नहीं लेना। कजन ने कहा कोई बात नहीं यार, आप मुझे $1000 पे कर देना। आपने कहा यार मैं 3 महीने बाद मेरा जो है ना क्या कहते हैं प्रमोशन है, मैं 3 महीने बाद आपको $1000 पे कर दूंगा। गौर से सुनिएगा, ठीक है। और क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे। देखिए तो फिर क्या, फिर रिस्क क्या है? रिस्क ये आज $285 का, 3 महीने बाद हो सकता है $290 का हो जाए, 295 का हो जाए, 300 का हो जाए, या हो सकता है 280 का भी हो जाए। ठीक है, तो रिस्क है ना। तो इसने क्या किया, अक्लमंदी का मुजाहरा किया। इसने कहा एक काम करता हूँ, मैं फॉरवर्ड हेजिंग कर लेता हूँ। फॉरवर्ड हेजिंग में क्या होगा कि मेरा रेट फिक्स हो जाएगा, मेरी डेट भी फिक्स हो जाएगी, मगर एक मसला ये कि वो कैंसिलेबल नहीं होगा, यानी कि अगर मुझे बैकआउट करना पड़ा किसी वजह से तो वो बैकआउट नहीं हो सकेगा। तो आप बैंक के पास गए, बैंक के पास बोला, बैंक को बोला भाई रेट का तो अच्छा ये कैलकुलेट कैसे होता है, मैं उस पर ही बात करूंगा। इंटरेस्ट रेट पैरिटी के थ्रू ही कैलकुलेट होता है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, तो बैंक ने बोला भाई 3 महीने बाद का जो रेट है ना वो है 289, 289, यानी कि आपको जो है ना 289 रुपीज पे करने पड़ेंगे हर डॉलर के। हमने $1000 का एग्रीमेंट किया है, तो 289 × 1000 आपको पे करना पड़ेगा, तो ये 289,000 आएगा। अच्छा, एक बात का जवाब दें, बैंक हमें ज्यादा रेट कोड करेगा या कम रेट कोड करेगा उसूली तौर पे? वैसे एक सवाल है, मैं आपको मैकेनिज्म समझा दूंगा इसका, मगर आपका अक्ल क्या कहती है? क्या ऐसा हो सकता है कि बैंक बोले हाँ कोई बात नहीं, बात 3 महीने बाद आना, मैं 280 का दे दूंगा तुम्हारा डॉलर? पाकिस्तान के हालात को देखते हुए क्या लग रहा है आपको? हमेशा यार, मतलब ऑब्वियस ही। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? बैंक बहुत तेज होता है ये, बस मैं मतलब छोटी सी बात दूंगा। बैंक असल में क्या करता है, आपके ब्याह पे ना आज 285 का डॉलर लेके रख लेगा, और आपको बाद में 289 या 289 का जो वो कह रहा है ना, वो 4 रुपये समझे इनडायरेक्टली आपसे सूद लेगा। ये बैंक वाले ना बड़े तेज होते हैं, बैंक वाले अपना नुकसान नहीं करते। बैंक वाले के बारे में मैं हमेशा एक बात करता हूँ, ये अपना नुकसान कभी कर ही नहीं सकते। ये आपको पेन भी देते हैं ना लिखने के लिए, उस पर भी डोरी लगी होती है कि वो पेन कहीं गलती से आपकी जेब में चला गया तो उनका 10 रुपये का नुकसान हो जाएगा। ठीक है ना, वो 10 रुपये का नुकसान भी करने में इंटरेस्टेड नहीं होते। ठीक है ना, तो वो उसने क्या करना है, उसने नुकसान तो होना ही देना है। उसने 285 का आज आपसे एग्रीमेंट होगा, 285 का डॉलर लेके रख लेना है, और 4 महीने बाद 3 महीने बाद आपको वही डॉलर 289 का भेज देना है। 4 रुपये समझो उसने एक तरह से समझेगा वो उसने सूद कमा लिया, इंटरेस्ट कमा लिया, कि जो उसके पैसे आज ब्लॉक हो गए 285 रुपीज में, वो आपसे समझो इंटरेस्ट की फॉर्म में 4 रुपये की फॉर्म में ले लेगा। ठीक है, ये इनका पूरा रैशनल होता है बैंक का। अब सवाल मेरा ये कि हमेशा फॉरवर्ड हेजिंग में क्या होगा, हमेशा फॉरवर्ड हेजिंग में क्या होगा, गौर से सुनिएगा। अगर पेमेंट का केस है, क्या मैं कह सकता हूँ पे मोर होगा? एग्री करेंगे? यानी कि पेमेंट बढ़ेगी, यानी कि 285 से 280 हो नहीं सकता कभी भी। ये 288 होगा, 289 होगा, 290 होगा, 295 होगा, मगर 285 से कम नहीं होगा। एग्री करेंगे इस बात? ये बात समझ आती है? अगर फॉरवर्ड हेजिंग है तो पे मोर ही होगा, यानी कि रेट बड़ा ही यूज होगा, यानी कि बड़ा रेट होगा छोटा रेट होगा, मैं इससे बात करूंगा, मगर ये कि अल्टीमेटली आपका नुकसान ही होगा। और अगर रिसीट का केस है तो आपको क्या लगता है? अब आप इसी बैंक के पास गए, आपने कहा यार वो मेरे ना डॉलर आने वाले हैं। अच्छा, बैंक हर काम करने को तैयार होता है। बैंक ने कहा कोई बात नहीं यार, हम काम कर लेते हैं, वो तो उनका वो जो है ना क्या कहते हैं रोज का काम है। आपने कहा यार मुझे पेमेंट नहीं करनी। अब सुनिएगा, केस 2 हो गया। आपने कहा मुझे रिसीव करने डॉलर पाउंड और डॉलर, मुझे डर लग रहा है डॉलर के जो इंटरनेशनल हालात चल रहे हैं, ट्रम्प साहब जो हरकतें कर रहे हैं पूरी दुनिया में, उससे ऐसा लग रहा है कि डॉलर गिर ना जाए। तो अब केस 2 क्या हो गया? केस 2 ये हो गया, अब आप बैंक के पास गए हो, उसी बैंक के पास गए हो, आपने कहा नहीं यार वो $1000 नहीं, मेरी फ्रीलांसिंग की पेमेंट आनी है, मैंने एक बहुत अच्छा एग्रीमेंट पिक कॉन्ट्रैक्ट पिक कर लिया है, और मगर उसने कहा है 3 महीने बाद जब काम खत्म हो जाएगा, नो मैं तुम्हें $1000 दे दूंगा। अब आप देखो यही केस है, रिसीट आफ्टर। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, आईकैप के रूल्स में काफी गड़बड़ है। अगर आपको ये बेस समझ आ जाएगी, फिर मुझे आगे इस पर कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है। फिर आप खुद आइडेंटिफाई कर लोगे किस रूल्स में आईकैप ने सही किया है और किस में आईकैप ने गलत किया। मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि फलां टाइम का सोल्यूशन गलत है और फलां टाइम का सोल्यूशन सही है। रिसीव आफ्टर 3 मंथ, क्या लगता है आपको बैंक अपना नुकसान करेगा? आपको क्या रेट कोड करेगा, मेरा सवाल है। दो रेट में आपको, अभी करंट रेट वही है, करंट रेट वही है 285, मिसाल के तौर पर। अभी एक्चुअल क्या चले, मैं थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे ही बता रहा हूँ।
आपको $1000 का रिसीट आने वाला है। अब आप मुझे बता दो आपको रेलिवेंट फॉरवर्ड रेट क्या लगता है क्या होगा। रेलिवेंट फॉरवर्ड रेट मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, एक है 289 और एक है 280। अब आपको बैंक क्या रेट कोट करेगा, जवाब दें। अब मतलब आप अपनी अक्ल लगाएं यार। मैं कोई रूल नहीं, कोई रट्टा नहीं लगवा ही नहीं रहा, बीएफडी में रट्टा ही नहीं, मेरा स्टाइल ही नहीं बीएफडी में रट्टा लगवाने का यार। बीएफडी मोस्ट लॉजिकल पेपर है मुझे लगता है, मोस्ट लॉजिकल, ना कोई फॉर्मेट है फिक्स। ठीक है कि भाई जो अच्छा लगे, बस प्रेजेंटेशन हो इतनी कि एग्जामिनर को समझ आ जाए, जिसने तुम्हें मार्क्स देने ना वो तुम्हारा आंसर समझ जाए, बस ये बता दो। जल्दी से बता दो यार, चैट के थ्रू पार्टिसिपेट करो, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे लाइव में, माशाल्लाह आज काफी ऑडियंस आई है, थैंक यू वेरी मच है। आप एक शॉर्ट नोटिस पे, एक दिन के नोटिस पे आप लोगों ने ये लाइव सेशन ज्वाइन किया, दैट्स गुड। अच्छा, हमाद शेख ने सही कहा है, ए मेमन ने सही कहा है, इल्मा ने सही कहा है, जैफ हसन ने सही कहा है, एडमिन ने सही कहा है, राशिद, कोमल, अहमद, आरिफ, मानूर, दानिया नकी, हुजैफा, दानिया नकी ने सही कहा, हुजैफा अहमद नहीं, चंदा आपने गलत कहा, हिमास अली एचपी आईफोन ने सही कहा, आयशा आपने सही नहीं कहा, मोहम्मद तैयब ने सही कहा है, मोनिस, रागद, जैन, राशिद, हसन नसीम, अहमद, जुहेर, यमुना अली, नायाब ने सही कहा है, जैनब आजम आपने सही नहीं कहा है। अच्छा देखें, इम्तियाज देख लें, सुन लें, मेजोरिटी ने सही कहा है, एक बात ध्यान में रखिएगा, मेरी बात समझ लें बहुत अच्छे से। बैंक आपका वफादार नहीं है, बैंक अपना नुकसान कभी नहीं करता, कभी भी नहीं करेगा, आपको चार्ज करेगा। क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ बैंक ने 4 रुपए अपने सर्विस चार्जेस लिए थे, चलो पिछली एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, यहाँ तो समझना आसान था ना। बैंक ने आपसे उस सर्विस के 4 रुपए ले लिए, आप बैंक से बहस करने जाएंगे तो बैंक बोलेगा कि सूद है, ये है, वही सारी बातें करेंगे, वो बोलेगा यार वो तो हमारी सर्विस चार्जेस है। ठीक है ना, क्या बोलेगा बैंक, ये तो मेरा सर्विस चार्ज है। ठीक है, अब आपको यहां भी तो बैंक क्या करेगा, चार्ज करेगा ना यार। हाँ जी, हसन नईम, सॉरी हसन नईम, हसन नसीम गलती से पढ़ लिया था मैंने। जी, तो बैंक आपको वापस चार्ज करेगा ना। बैंक अपना, देखे मैंने आपको क्या बोला था, बैंक अपना नुकसान नहीं करेगा, बैंक आपका फायदा नहीं, बैंक आपका फायदा नहीं करेगा, यानी कि आपका फायदा नहीं होगा, आपका नुकसान ही होगा, ये आप अपने ध्यान में बिठा लें। ये पे मोर रिसीव लेस का जो रूल था ना, ये भी इसी बात पे था कि मनी एक्सचेंजर का कभी नुकसान नहीं होगा, मनी एक्सचेंजर बिजनेस करने बैठा है, वो आपसे कमाने के लिए बैठा हुआ है। तो हमेशा क्या होगा, हमेशा क्या होगा, पे मोर होगा, और हमेशा क्या होगा, रिसीव लेस होगा, पूरे कोर्स में ऐसा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। वरना तो यार हम बिजनेस शुरू कर दें, अगर मिसाल के तौर पे 2 मिनट के लिए मान लो हमें वो सस्ता देने लग जाए, जो उसमें लिखा था बाय रेट, जो उसके लिए था असल में, तो हम तो सब सीए वीए बंद करते, मैं भी सीए बंद कर दूं, आप भी सीए बंद कर दें, हम लोग बस ये ना किसी से फाइनेंसिंग पकड़ ले, 1 करोड़ रुपए के रोजाना रियाल बाया किया करें सुबह 76 का, और उसी दिन जो है ना 77 का बेच दिया करें, तो बेचारा मनी एक्सचेंजर दिवालिया हो जाएगा, और हम लोग बैठे बैठे जो है ना वो लाखों रुपए कमाने लग जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं है ना यार, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो एक बात ध्यान में रखनी है कि आपका नुकसान होने का है, चाहे कोई भी केस हो, चाहे वो नॉर्मल कन्वर्जन हो रही हो, या चाहे वो ये फॉरवर्ड वाला सिनेरियो हो रहा हो, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, आपका नुकसान मतलब आपको पे करना पड़ेगा, आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका बिजनेस है, वो आपसे अपना नफा लेगा। तो इसलिए मैं वापस आऊंगा इस पे। तो फॉरवर्ड रेट में क्या हुआ, 280 रुपीज का रेट पड़ेगा। अब आप मुझे एक बात का जवाब दो ईमानदारी से, ईमानदारी से, ये प्रीमियम है, हाँ डिस्काउंट में भी मैं बात करूंगा। तो मुझे बताओ ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई का केस है, डिवाइड का केस है। हाँ, फॉरवर्ड है जी, प्लीज देखो गौर से सुनना, गौर से सुनना इस बात को यार प्लीज। फॉरवर्ड है जी, पेमेंट का केस है, और रिसीट का केस है। प्रीमियम ऐड होगा या या लेस होगा, प्लीज मुझे ये बता दें, ऐड होगा या लेस होगा, बस मुझे इसका जवाब दे दें। गलत दे दें कोई मसला नहीं है, अभी गलती हो जाए पेपर में नहीं होनी चाहिए। ये ये रेट कैसे कैलकुलेट होता है, मैं इंटरेस्ट रेट पैरिटी भी बताता हूँ, मगर अगर नॉर्मल हालात में आपको प्रीमियम दिया हुआ, ऐड होगा लेस होगा, यहाँ क्या हुआ प्रीमियम, अगर मैं कहूँ, क्या मैं कैसे कहता हूँ इसे 4 रुपये प्रीमियम चार्ज किया, क्या मैं कहता हूँ इसे 4 रुपये का प्रीमियम चार्ज किया, नहीं लेस नहीं होना चाहिए ना। नाइल, नेहा इफ्तिखार, सॉरी, जी नेहा, देखें बात समझे, मैंने आपको क्या बोला कि आपका नुकसान होने का है, पेमेंट है,
पेमेंट का मतलब है पे मोर है। तो पेमेंट पे मोर कब आएगा आंसर मुझे बताइए? जब मैं मल्टीप्लाई वाले केस में बड़े रेट से मल्टीप्लाई करूंगा या छोटे रेट से मल्टीप्लाई करूंगा? क्योंकि मुझे पे मोर करना है, क्योंकि मेरा नुकसान होना है, क्योंकि उसमें मुझसे पैसे कमाने हैं, क्योंकि मुझे पेमेंट ज्यादा करनी है, तो रेट जो मेरे यूज हो रहा होगा वो रेट बड़ा रेट यूज हो रहा होगा। मेरी बात समझ आ रही है नेहा आपको? क्लियर है? देखें बात समझें कि पे मोर का मतलब है कि आंसर बड़ा चाहिए मुझे, तो आंसर उसी सूरत में बड़ा आएगा मल्टीप्लाई के केस में। मल्टीप्लाई के केस में कि जब मैं प्रीमियम क्या करूंगा, ऐड करूंगा, जैसे यहाँ हो रहा है 80 to 85 में मैं 4 रुपए ऐड करूंगा तो 29 आएगा। अच्छा अब यहां पे आ जाओ जरा रिसीव वाले केस में। रिसीव वाले केस में आ जाओ, फिर इसको नोट भी करना होगा तुम लोगों ने। थोड़ा इसको साफ सुथरा कर देता हूँ ताकि तुम लोगों को परेशानी ना हो बाद में। रिसीट वाले केस में आ जाइए। रिसीट वाले केस में क्या कह रहे हैं हमसे? रिसीट वाले केस में भी दो केसेस होंगे। अच्छा मल्टी डिवाइड केस में क्या होगा मैं अभी बात करता हूँ। ये आई कैप के सोल्यूशन से ना, मतलब मैं यार मैं क्या बोलूँ कि रूल देखिए, दुनिया में जो दुनिया के रूल्स है ना वो चेंज नहीं हो सकते। आई कैप के सोल्यूशन को देख के अगर आप रूल बनाने लगेंगे ना, सॉरी के साथ, सॉरी के साथ कुछ केसेस में आई कैप से इख्तिलाफ है, मैं ये नहीं कहूंगा गलत है, थोड़ा मुझे लैंग्वेज चेंज कर लेनी चाहिए आई थिंक। कासा के प्लेटफॉर्म में बैठे हम, खैर इसका भी हमें ख्याल करना चाहिए। अच्छा आ जाए जरा वापस। हंसने की जरूरत नहीं है भाई यहाँ पे, सीरियस बात कर रहा हूँ भाई। अच्छा नमाज के लिए भी ब्रेक देंगे, 125 पे ब्रेक देंगे। नमाज के लिए 130 में नमाज है मेरी तरफ ना, थोड़ी देर का ब्रेक होगा। मल्टीप्लाई का केस है और रिसीप्ट का केस है। तो प्रीमियम क्या करें, ऐड करें या लेस करें? यही प्रीमियम 4 रुपए का प्रीमियम ऐड किया जाए या लेस किया जाए? बिल्कुल सही कह रहे हैं इम्तियाज, नाइस एडवाइस जी। माय प्रीमियम विल बी डिडक्टेड, सबट्रैक्टेड, ताकि क्या आ जाए, टू अराइव एट द लोअर रेट, टू अराइव एट द लोअर रेट, टू गेट द लोअर रेट, टू ऑब्टेन द लोअर रेट, टू गेट द हायर रेट। इस केस में, प्रीवियस केस। अब आप जिंदगी में अपना रूल बना लो। मल्टीप्लाई का केस है, पे मोर है, बड़े रेट चाहिए, प्रीमियम ऐड कर ले। रिसीव लेस है, मल्टीप्लाई का केस है, रिसीव लेस है, मल्टीप्लाई का केस है, छोटा रेट चाहिए, प्रीमियम लेस कर। क्या ये बात समझ आती है आप? तो मुश्किल बात तो नहीं कर रहा मैं आपसे, लॉजिकल है, वजन है बात में। वो अपना नुकसान क्यों करेगा भाई? वो बैंक लेके बैठा हुआ है, इतने एसी चल रहे हैं, इतने सारे लोग उसके यहाँ काम कर रहे हैं, इतना बड़ा उसको प्रॉफिट कमाना है। बैंकिंग सेक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, मोस्ट प्रॉफिटेबल। आई डोंट थिंक इससे ज्यादा कोई प्रॉफिटेबल सेक्टर है, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की बात बता रहा हूँ, अनऑफिशियली तो पता नहीं क्या होगा प्रॉफिटेबल, खैर। अच्छा अब आ जाए जरा जल्दी से, ये बात समझ आ गई आपको? ठीक है। अब अब बस जल्दी से मुझे बता दें डिवाइड केस में क्या होगा। ये मैं अब आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ डिवाइड केस में क्या होगा। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ ऐसा? पे मोर है और डिवाइड का केस है, प्लीज यार जल्दी से बता दें। फर्स्ट और सेकंड सही कह रहे हैं जैफ भाई, मेरी अक्ल क्या कहती है, कॉमन सेंस क्या कहती है? आई के जो कह रहे हैं जी वो हम देख लेंगे यार। प्रीमियम विल बी वॉट, देखो वो अपना नुकसान नहीं करेगा, अल्लाह के वास्ते बात समझ लो यार। वो कमाने के लिए बैठा है भाई, फर्स्ट प्रॉफिटेबल सेकंड प्रॉफिटेबल ऑफ पाकिस्तान कैसे बन गया वो बंदा? बैंक जो है, डिवाइड केस है, पे मोर है, पे मोर है, बड़ा आंसर चाहिए डिवाइड केस में। छोटे से डिवाइड करेंगे या बड़े से डिवाइड करें, बस मुझे ये बता दो भाई। ए भाई छोटे से डिवाइड करना है अपने को या बड़े से डिवाइड करना है, बस ये सोच लो, गेम खत्म है। वेरी गुड, छोटे से डिवाइड करना है, स्मॉल रेट से डिवाइड करना है, छोटे रेट से डिवाइड करना है। छोटा रेट चाहिए तो प्रीमियम विल बी, इसका मैं भी साफ सुथरा एक वर्जन बनाता हूँ, डिडक्टेड। ये पेपर में इजी मार्क्स होते हैं, फुल टॉस होते हैं, आगे बड़े छक्का आउट ऑफ द पार्क फेंकते हैं, मगर मसला ये होता है कि कभी कभी डिसीव हो जाता है बच्चा। विल बी डिडक्टेड टू गेट द लोअर रेट। ठीक है, इसकी मैं एक थोड़ी मजीद अच्छी समरी बनाता हूँ, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट बट नॉट, डिवाइड केस है, रिसीट का केस है, डिवाइड केस है, क्या करें? रिसीट में क्या होता है, रिसीव लेस होता है, रिसीव लेस होता है, छोटा आंसर चाहिए, छोटा आंसर चाहिए। डिवाइड का केस है, प्रीमियम विल बी, प्रीमियम विल बी, प्रीमियम विल बी टू अराइव एट, टू अराइव एट
टू अराइव एट, मुझे रेट चाहिए, डिवाइड का केस है, मुझे रेट चाहिए बड़ा, मुझे रेट चाहिए बड़ा, रेट चाहिए, हायर रेट चाहिए, बिगर रेट चाहिए। तो क्या करूं मैं, प्रीमियम को ऐड करूं, ऐड करें, साफ सुथरी समरी बना लें इसकी, साफ सुथरी समरी बना लेते हैं, ठीक है, साफ सुथरी समरी बना लेते हैं वापस से। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए प्लीज, ठीक है, साफ सुथरी समरी बना लेते हैं। फॉरवर्ड हेजिंग, ठीक है जी, ये निमट गया हमारा, ठीक है। फॉरवर्ड हेजिंग, पे मोर, मल्टीप्लाई का केस। अच्छा, मल्टीप्लाई डिवाइड, देखो मैं इसीलिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि अगर आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड के समझ ही नहीं आएगा यार, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोड में बात नहीं करता यार, प्लीज उसमें मसला हो जाता है। तो फिर ये सारी बातें बेसलेस है, मेरी सारी बातें करने का कोई फायदा ही नहीं था, मैं डायरेक्ट आज की क्लास यहाँ से शुरू कर सकता था क्योंकि असल टॉपिक ये शुरू हुआ है। मगर अगर मिसाल के तौर पे ये मैं नहीं बताऊं और डायरेक्ट ये बता दूं तो फिर रट्टा लगेगा, रट्टा लगेगा तो फिर तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोड में भी रट्टा लगता है, फिर फायदा क्या, तीर क्या मारा आपने सर। अच्छा जल्दी से फाइनल कर लेते हैं। हाँ स्पॉट पे होगा, बिल्कुल स्पॉट रेट पे होगा, स्पॉट मीन्स करंट रेट पे होगा। अच्छा चल पहले प्लीज जल्दी से देख लें इसको, मैं और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, एक और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ये समरी एक हमारे बड़े अच्छे स्टूडेंट ने बनाई हुई भी है। खैर मल्टीप्लाई केस मुझे बताना है, बड़ा रेट चाहिए छोटा रेट चाहिए, बस अब और आसान हो जाएगा इस बार, और आसान हो जाएगा इस समरी से, और आसान हो जाएगा। हायर और स्मॉलर करके बात करेंगे, हाई रेट स्मॉल रेट इस तरह बात करें बस। कौन सा रेट चाहिए, कौन सा रेट चाहिए जल्दी बताएं। मल्टीप्लाई करने पे मोर है, बिग रेट चाहिए, हाई रेट चाहिए। तो प्रीमियम क्या करूं, बस खुद बताते हैं, खुद बता दो, अगर बड़ा रेट चाहिए तो प्रीमियम क्या करूं। मल्टीप्लाई बड़े रेट से करना है ना, प्रीमियम विल बी ऑब्वियसली, अगर मुझे पे मोर है और मल्टीप्लाई कैसे तो बड़ा रेट चाहिए ना। ये सही आइडेंटिफाई हो गया तो फिर तो बात खत्म हो गई, बड़ा रेट चाहिए तो प्रीमियम विल बी हायर रेट। ठीक है, क्लियर है, बच्चा लोग सब क्लियर है भाई सबको। अच्छा डिवाइड का केस है, जल्दी से आ जाओ, डिवाइड का केस है, अब क्या करें, पे मोर है, कौन सा रेट चाहिए, छोटा रेट चाहिए बड़ा रेट चाहिए, डिवाइड का केस है, आपका नुकसान होने का ये बात आप ध्यान में बिठा लो यार, वो कमाने के लिए बैठा है भाई, आपके फायदे के लिए थोड़ी बैठा हुआ है, उसको रिजर्व बढ़ाने अपने। खैर, तो कौन, हाँ लो रेट, अब लोअर रेट से डिवाइड करना पड़ेगा, पे मोर है, लोअर रेट से डिवाइड करना पड़ेगा, तो प्रीमियम का क्या करूं भाई, अब प्रीमियम का क्या करूं भाई, प्रीमियम विल बी डिडक्टेड, कोई रटा नहीं है यार, लॉजिक कॉमन सेंस है भाई, कॉमन सेंस है। आ जाओ जल्दी से, रिसीट का केस है, रिसीट पे आ जाओ, मल्टीप्लाई का केस है, रिसीव लेस होता है, मल्टीप्लाई का केस है, क्या करूं, क्या करूं, मल्टीप्लाई किस रेट से करूं, ये कौन सा रेट चाहिए अपने को, छोटा रेट चाहिए बड़ा रेट चाहिए, हाई रेट लोअर रेट, जल्दी जल्दी बता दो यार, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं बहुत सारे लोग, अभी नमाज ब्रेक आ जाएगा, टेंशन नहीं लो यार, नॉन स्टॉप क्लास नहीं है, मुझे पता है नॉन स्टॉप नहीं डाइजेस्ट हो सकता, ये फॉरेक्स है। वेरी गुड रागत, HM, वजिया, जैन, इम्तियाज, कोमल, वेरी गुड, जैन सही है। लोअर रेट, लोअर रेट से मल्टीप्लाई करना है तो भाई प्रीमियम का क्या करूं मैं, ये ICW में, और मैंने ICW में लगाई है, ACC में टेक्निक लगाई है, सब जगह सही लगी है अल्हम्दुलिल्लाह। ICAP से कुछ इख्तिलाफात हो जाते हैं हमारे यहाँ, क्या कर सकते हैं। जी मल्टी प्रीमियम विल बी एडेड, ओ माय गॉड, अहमद शहरियार व्हाट आर यू आर सेइंग। नहीं चंदा, बाकी सब लोग सही बता रहे हो, वेरी गुड। चंदा मुझे छोटा रेट चाहिए ना, रिसीव लेस है लड़के, बात समझ आई, बिल्कुल सही है, विल बी। ये हेजिंग आती है यार, ये इजी होती है, जिसको ये रूल पता है ना उसके लिए इतना आसान होता है, वो कहता है यार पेपर में देखो, फौरन फौरन मार्क्स उठाओ, 2-3 मार्क ऐसे मुफ्त के मिल जाते हैं, बैग में डाल दिया आपने अपने मार्क्स। डिवाइड केस है, रिसीव लेस है, तो मुझे कौन सा रेट चाहिए, लास्ट आपके पास अपॉर्चुनिटी है इसको समझने की, वेरी लास्ट अपॉर्चुनिटी, उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा, इसकी इलस्ट्रेशन में नहीं कराऊंगा क्योंकि ये बहुत डिटेल में डिस्कस हो गया है।
हमें कौन सा रेट चाहिए, मैंने इसको और सिंप्लीफाई कर लिया है, हमें बड़ा रेट चाहिए, हाई रेट चाहिए, ठीक है जी, लार्ज रेट चाहिए। तो प्रीमियम को मुझे क्या करना पड़ेगा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड दिस, प्रीमियम विल बी विल बी एडेड। अच्छा, फाइनल बात करूंगा मैं इससे रिलेटेड, फिर मैं मुझे इंटरेस्टेड पैरिटी समझाना है ताकि ये खत्म हो जाए चैप्टर हमारा, और एक वो क्लोज आउट का कॉन्सेप्ट है वो बताना है बस इसमें, तो ये हमारी फॉरवर्ड एजिंग निमट जाएगी। यार आखिर में बस मैं एक बात करता चलूँ भाई, देखो ये फॉरवर्ड एजिंग में ये ट्रीटमेंट है किसका, ट्रीटमेंट है प्रीमियम का एज वेल एज डिस्काउंट। अरे अरे अरे, ये क्या बात है, ये क्या बात है, थ्री करेंसी कन्वर्जन, ये डबल कन्वर्जन की बात करो ना आप, डबल कन्वर्जन देख लेते हैं थोड़ा सा आगे जाके, एक सवाल में है यार वो, थोड़ा सा आगे जाके करते हैं अभी बात, डबल कन्वर्जन अभी इट्स टू अर्ली राइट नाउ। खैर, ये क्या मैंने बात कर दी है, ये देखना जरा मैं क्या कहा है, ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम एज वेल एज डिस्काउंट, क्या मतलब हुआ कि ये ट्रीटमेंट आपका प्रीमियम के लिए भी है, ये ट्रीटमेंट आपका डिस्काउंट के लिए भी है। तो डिस्काउंट के लिए तो उल्टा नहीं होना चाहिए, अभी करते हैं नमाज ब्रेक राना, बस अभी 125 पे ले लेंगे नमाज ब्रेक यार, 125 से 145 150 तक कर लेंगे। हाँ, ये प्रीमियम के लिए उल्टा नहीं होना चाहिए, डिस्काउंट के लिए उल्टा नहीं होना चाहिए, बचपन से सुनते आ रहे हैं डिस्काउंट। देखें एक चीज ध्यान में रखें यार, मैंने आपको बताया बैंक से ज्यादा, मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ सॉरी के साथ, ये वर्ड यूज करना नहीं चाहिए मुझे, शातिर कहते हैं ना, बिल्कुल कनिंग, होशियार तरीन इदारा जो है ना बैंक होता है, मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ, ठीक है ना, सीरियस बता रहा हूँ आपको, नहीं नहीं ये वर्ड यूज नहीं करूंगा मैं इम्तियाज प्लीज, ठीक है। तो दे आर वेरी, जिसे कहते हैं ना कि स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं ये, इसके बारे में मैंने सोचा फाइनेंस में एक चीज पढ़ाई थी, वेंचर कैपिटलिस्ट, पता नहीं आप लोगों को याद है नहीं याद है, वेंचर कैपिटलिस्ट मैंने एग्जांपल दी फार्मास्यूटिकल कंपनी की, इतने तेज होते हैं कि इनको लोन भी देना था ना उस कंपनी को, और उससे वो लेने थे, उससे डिविडेंड लेने थे, तो उन्होंने ऐसा कोई सेटअप बना दिया हाइब्रिड सा, कि वो दिखने को इक्विटी था मगर वो था वो लोन है, ताकि इन ऑर्डर टू गेट दी बेनिफिट फ्रॉम जो डिविडेंड से हायर रेट मिलता है, क्योंकि इंटरेस्ट तो फिक्स होता है ना। खैर, तो ये बहुत तेज लोग होते हैं, ये आपका कभी फायदा नहीं कर देंगे। अब आप बोलेंगे नहीं सर नाम में डिस्काउंट लिखा हुआ है, आप क्या बातें कर रहे हैं, डिस्काउंट में तो उल्टा होना चाहिए, जहाँ ऐड है वहाँ लेस होना चाहिए, जहाँ लेस है वहाँ ऐड होना चाहिए, जहाँ लेस है वहाँ ऐड होना चाहिए, जहाँ ऐड है वहाँ लेस होना चाहिए। भाई ये बात ध्यान में रख लो, ये डिस्काउंट उनका डिस्काउंट है, वो आपसे डिस्काउंट ले रहा है यार, नहीं समझे बात, प्रीमियम भी वो चार्ज कर रहा है और इनडायरेक्टली वो डिस्काउंट भी आपसे ले रहा है। देखें एक बात समझिएगा, दुनिया में देखें आपको, बस ये बात मैं करके ये बात यहाँ पे एंड करूंगा, फिर इंटरेस्टेड पैरिटी में आऊंगा। आपको ये बात समझ आनी चाहिए, 285 का डॉलर अगर है और एक और है 286 का है, तो बैंक हमेशा आपको जब खरीदने जाएंगे तो ज्यादा वाला चार्ज करेगा, और जब आपका रिसीट का केस होगा तो कम वाला चार्ज करेगा, क्योंकि अगर वाइस वर्सा हो गया तो बैंक को डर लग जाएगा कि आप ये धंधा शुरू कर दोगे कि सस्ता लेके महंगा बेच दोगे। देखो ना आप समझो बात को, पूरी दुनिया का अगर फायदा होने लग गया और बैंक का नुकसान होने लग गया, पूरी दुनिया का फायदा मतलब बैंक का नुकसान, तो बैंक तो दिवालिया हो गया इसी दिन। सबने अगर ऐसा कोई गेम कर दिया कि 285 का खरीद के उसी बैंक को 286 का पहना दिया, 286 का बेच दिया, यानी कि पे लेस रिसीव मोर, यानी कि डिस्काउंट, अगर आप कहते हो डिस्काउंट में उल्टा रूल होगा, तो आप मुझे कह रहे हो कि सर पे मोर को पे लेस कर दो और रिसीव लेस को रिसीव मोर कर दो। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, तो बैंक बंद हो गया, खत्म भाई, हम सब बैंक में बात धावा बोल देंगे, जिस तरह डिस्काउंट का बोर्ड लगाया, बैनर लगाया, हम सब पहुंच गए, हमने कहा लाओ जी 285 का बेचो हमें और 286 का हमसे ले लो शाम में, 1 लाख रोजाना डॉलर का कम ट्रांजेक्शन करेंगे, रोजाना 1 लाख रुपए में मिलेगा, साल का महीने का लगा लो, पता नहीं कितने करोड़ रुपए हो गया। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो, चाहे प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो, ये रूल चेंज नहीं होने वाला। कौन सा रूल, पे मोर एंड रिसीव लेस, ये रूल कहीं नहीं जा रहा, और जब ये रूल कहीं नहीं जा रहा तो ये रूल भी कहीं नहीं जा रहा। आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट, ये सिर्फ नाम है, ये सिर्फ नाम है, ये सिर्फ नाम है, खेलने का तरीका है बैंक का, प्रीमियम कह लो डिस्काउंट कह लो। आप मेरी बात समझ रहे हैं, क्या ये बात समझ आ रही है, आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट, चाहे प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो, आपका ट्रीटमेंट सेम होगा, चाहे प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो, आपका ट्रीटमेंट सेम होगा, चाहे प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो, आपका ट्रीटमेंट सेम होगा, क्योंकि बैंक ने कभी अपना नुकसान नहीं करना है, उसने पैसे आपसे लेने हैं। All that glitters are not gold. Yes, Imtiaz, that I can read from your comment. Unlike the previous one. खैर, ठीक है जी, क्लियर है बात में। अच्छा, हजम क्यों नहीं हो रही है कोमल, आसान है ना बात, आप इस बात को समझे, डिस्काउंट हमें बैंक क्यों देगा, जिस दिन हमें डिस्काउंट बैंक देगा ना, इसका मतलब हो जाएगा कि पे मोर की जगह पे लेस होगी,
और रिसीव लेस की जगह रिसीव मोर हो गया, तो इस दिन तो बैंक बंद नहीं हो जाएगा। आप मुझे खुद बताओ, अगर बैंक ने उल्टा कर दिया कि आपको सस्ता पड़ रहा है पे करने पे और महंगा हो रहा है रिसीव होने पे, फिर तो उस दिन बैंक की तो ऐसी तैसी हो गई, बैंक की तो लाइन लग जाएगी। बैंक के बाहर लोगों का रश होगा और लोग खड़े होंगे, एक तरह लाइन में लोग खड़े होंगे खरीदने के लिए 285 का, और अगली लाइन में लोग उसी लाइन में बेचने के चले जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, आई कैप का मसला ये, आई कैप हमारे रूल्स कभी फॉलो कर रहा है, कभी फॉलो नहीं कर रहा। अब मसला ये है कि आपने अगर लेट से एक गलत रूल बना लिया, आपने कहा नहीं पिछले टाइम में आई कैप ने ये नहीं फलां रूल किया, और पता चला आई कैप ने उसमें सही ट्रीटमेंट कर दिया, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? अब मेरा पॉइंट समझो, देखो कुछ चीज में ऐसा है, आईकैप से इख्तिलाफात है हमारे, मगर ये बात भी समझने की जरूरत है, आईकैप ने इंप्रूव भी किया। एक टॉपिक था लीज और बोरो, मैं उस पर बात नहीं करूंगा क्योंकि आज का एजेंडा नहीं, मगर सिर्फ रेलिवेंट बात करूंगा। लीज और बोरो के पहले जो सोल्यूशन होते थे आईकैप के, बहुत डिफरेंट होते थे। आप उठा के देख लें 2010 का सोल्यूशन, 2016 का सोल्यूशन, 2008 का सोल्यूशन, 2006 का सोल्यूशन, आपको लगेगा बिल्कुल अलग लेवल पे आईकैप जा रहा है, हमारे रूल से बिल्कुल हट के। और हम रूल्स पहले, अच्छा फिर अभी रिसेंट में 2-3 साल से ही लीज और बोरो वापस आना शुरू हो गया। तो मैं तो बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ ना, मैं हमेशा सही रूल ही पढ़ाता था, और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फायदा हुआ उसका हमें। जब आईकैप में अब ये टॉपिक वापस आना शुरू हुआ अभी 2-3 सालों से, तो आईकैप के बिल्कुल सही सोल्यूशन बन रहे हैं, बेहतरीन सोल्यूशन बन रहे हैं, सही रूल्स के मुताबिक बन रहे हैं। पहले डिस्काउंटिंग वो वैक पे कर लिया करता था लीज ओवरों में, और हमें पता है वैक पे डिस्काउंटिंग हो नहीं सकती, उसके पीछे पूरी लॉजिक है, क्योंकि इक्विटी होल्डर का कोई गेम नहीं होता, वो सारी बातें मैं बता चुका हूँ। अब आईकैप बिल्कुल सही करता है, वही आई ऑफ लोन ऑफ टैक्स, सेम फॉर एपीवीएसएल। एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू का सोल्यूशन आप 2010 का उठा के देख लें, एनएस टेक्नोलॉजी उठा के देख लें, 2014 का उठा के देख लें, 2018 का ये है, ये क्या करना है, एक और वो बड़ा अच्छा सा सवाल था, नाम भूल रहा हूँ, जिसमें वो फाइनेंसिंग शॉर्टफॉल भी निकालना था, वीनस वीनस के नाम से, सॉरी, 2018। तो वो सारे उठा के देख लें, उनमें कोई ना कोई ग्लिच है, कोई ना कोई सोल्यूशन में गड़बड़ है। मगर अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब बिल्कुल सही है, अब सही सोल्यूशन आ रहे हैं आईकैप के। तो देखें, ये तो देखें डिपेंड करता है, क्योंकि आईकैप में जो भी लोग होंगे वो बीएफडी वाले, वो हमेशा तो सेम नहीं रहेंगे ना। कोई अच्छा नेक आदमी आ गया, उसको ये बातें समझ आ गई, उसने कहा नहीं यार ये तो पहले जो हुआ तो मुनासिब नहीं था, तो जैसे उसने लीग ऑफ बोरो के सोल्यूशन में बेहतरी लाया है, एपीपी में बेहतरी लाया है, कल वो इसमें बेहतरी लिया है, और आप वही पुराने रूल पे चले हो, तो क्या होगा? आप मेरी बात समझिए, तो आप सही अप्रोच के साथ जाएं, ये नहीं सोचें कि यार जो है ना वो मार्क्स काटेगा। तो देखें, और एक और चीज मैं लास्ट बात करूंगा इससे रिलेटेड, सजेस्टेड सोल्यूशन होता है, सजेस्टेड होता है, एक्चुअल सोल्यूशन नहीं होता। जो एक्चुअल सोल्यूशन होता है वो एग्जामिनर के पास होता है, खुफिया होता है, वो पब्लिकली डिस्क्लोज ही नहीं करते वो। ठीक है ना? तो आपको क्या पता उसने शायद दो सोल्यूशन बनाए हो, आपको क्या पता कि उसने उसमें सही लिखा हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए मैं कहूंगा इन रूल्स को आपने कहीं जाने नहीं देना, इसको इसको नोट कर लें, इसका स्नैपशॉट ले लें, इसका स्नैपशॉट लेके मुझे भी फॉरवर्ड कर दें प्लीज, इनबॉक्स कर दें मुझे, ताकि मैं इसको अपने पास रख भी लूँ। ठीक है जी। अच्छा, अब बस एक लास्ट बात करके मैं ये ब्रेक पे जाऊंगा, और फिर ब्रेक के बाद हम बाकी एजिंग टेक्निक पे जाएंगे, क्योंकि इस पे काफी टाइम लग गया है। ठीक है, क्योंकि रेट्स का मसला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, अब बस इंटरेस्ट रेट हेजिंग पे, इंटरेस्ट रेट पैरिटी में बात करके वो बात को खत्म करूंगा। इंटरेस्ट रेट पैरिटी देख लें यहाँ जल्दी से। इंटरेस्ट रेट पैरिटी क्या होता है कि आप इंटरेस्ट रेट की मदद से निकालते हैं, ये सारा गेम बैंक का सूद पे मबनी है, और इसके पीछे लॉजिक भी यही है, सारे रूल्स इस पे मबनी है कि बैंक आपसे सूद चार्ज करता है, ये सूद चार्ज करने के फॉर्म है। पे मोर का मतलब है उसने आपसे सूद चार्ज कर लिया, रिसीव लेस का मतलब है अगेन उसने आपसे सूद चार्ज कर लिया, वो आपसे सूद ही चार्ज करता है। ये बात आपको वो कहने को नजर नहीं आ रही होती, मगर असल में बैंक का सारा गेम सूद है। अच्छा, कभी कभार आपको इंटरेस्ट रेट पैरिटी से रेट निकालना पड़ेगा, इसके लिए बहुत आसान सा रूल है कि आपको लेट से एग्जाम्पल की तो बात समझा देता हूँ, बस आप इसको ध्यान में रख लें कि पाकिस्तान और यूएसडी का रेट, लेट से आज जो रेट है, आज यूएसडी का रेट है 285 रुपीज पर पाउंड, पर डॉलर, और यूएसए का इन्फ्लेशन रेट है, ये सॉरी यूएसए का इंटरेस्ट रेट है 5%, और पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट है लेट से 10%। तो हमें अगर फोरकास्टेड एक्सचेंज रेट निकालना है या फ्यूचर एक्सचेंज रेट निकालना है, फॉरवर्ड एक्सचेंज, फ्यूचर नहीं फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट निकालना है, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट निकालना है अगर एक साल बाद का, कैसे निकलेगा? आफ्टर 1 ईयर। तो इसका बहुत आसान सा तरीका है, मैं रूल्स नहीं बता रहा, बस डायरेक्ट कैलकुलेशन बता रहा हूँ। आप पहले रेट लिख लें, ठीक है, जल्दी से रेट लिख लें, बस नमाज के ब्रेक पे जा रहे हैं। ये बताएं 285 पर डॉलर डेनोमिनेटर में क्या आएगा और न्यूमरेटर में क्या आएगा? डेनोमिनेटर में क्या आएगा और न्यूमरेटर में क्या आएगा? डेनोमिनेटर, ये जैसे न्यूमरेटर, दिस इज डेनोमिनेटर, इतनी मैथ हमें आनी चाहिए। हाँ, न्यूमरेटर में क्या आएगा? न्यूमरेटर में ऊपर वाली जगह पे आएगा ये 285 PKR। ग्रीन से लिखेंगे, पाकिस्तान इज फॉर ग्रीन, यूएसए रेड। ठीक है, अब ये आपने लिख दिया पहले रेट। अगेन ये जरूरी नहीं है हमेशा पीके यूएसडी हो, कुछ भी हो सकता है, यूरो पाउंड भी हो सकता है, पर जल्दी से देख लें, भाई नमाज का ब्रेक ले रहे हैं, और नमाज का सबने आना है, क्योंकि नमाज का दूसरी गेम शुरू हो जाएगी, नेक्स्ट लेवल की गेम शुरू हो जाएगी। उसमें ये फ्यूचर है, ऑप्शंस है, मनी मार्केट है। मनी मार्केट ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, छोटा सा है,
बाकी फ्यूचर और ऑप्शन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे भी बात करनी है तो उसको थोड़ा सीखना देखना होगा, फिर इंशाल्लाह इंटरेस्ट रेट पे जाना है अगर आज टाइम बचा, वरना फिर कल देखना पड़ेगा। अच्छा जल्दी से देख लें, 1+ इन्फ्लेशन रेट लगेगा इसमें, पाकिस्तान के सामने 1+ इंटरेस्ट रेट लगेगा यहाँ भी, और यहाँ भी एक इंटरेस्ट रेट लगेगा। कौन सा इंटरेस्ट रेट लगेगा? लाइक टू लाइक, बस इतना आसान सा रूल है, लाइक टू लाइक। न्यूमरेटर वाली करेंसी के सामने, न्यूमरेटर वाली करेंसी के सामने न्यूमरेटर वाले कंट्री का इंटरेस्ट रेट लगेगा, डेनोमिनेटर वाली करेंसी के सामने डेनोमिनेटर वाले कंट्री का इंटरेस्ट रेट लगेगा। यानी के यानी के पाकिस्तान का रेट 10% है, तो यहां पे लगेगा 1+0.1। ये अभी 1 साल का रेट निकाला जा रहा है तो इसलिए 0.1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 ईयर लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्या रेट लगेगा? 1+0.05। तो ये क्या बन गया? अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये बन जाएगा 285 × 1.1 डिवाइड बाई 1 × 1.05। सॉल्व किया किसी ने? क्या आंसर आया? किसी ने सॉल्व किया ये? हाँ, 1+ रेट 1+ लगेगा, ये नहीं खाली 10% और 1% नहीं लगा देना। 298.57, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। 298.57, 298.57, हाँ सही है, सही है। अच्छा अब मैं चेंज कर रहा हूँ, 6 महीने पे काम करना है। अब क्या करेंगे अगर 6 मंथ पे काम करना है? 1 ईयर नहीं है, 6 मंथ। अब क्या करें? अब क्या करें? इसको मल्टीप्लाई करें 6/12 से, और इसको मल्टीप्लाई करें 6/, सिंपल। रूल चेंज नहीं होने वाले। इंटरेस्ट पेरिटी का कॉन्सेप्ट यही है दानिश अली, कि इंटरेस्ट रेट की मदद से हम एक्सचेंज रेट निकालेंगे, इंटरेस्ट रेट की मदद से फॉरवर्ड का एक्सचेंज रेट निकालेंगे। इससे क्या आएगा? ये जो रेट है ये क्या होगा? फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट होगा, जो कि सवाल में मैंने आपको पहले दे दिया था ना, 289 और 281 जो मैं बातें कर रहा था, फॉरवर्ड एक्सचेंज। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक बात? नमाज का ब्रेक कर लेते हैं यार, नमाज ना निकल जाए, 1:30 पे नमाज है। इफेक्टिव रेट यूज नहीं होता पूरे फॉरेक्स में, कहीं इफेक्टिव रेट पावर वाला यूज नहीं होगा। 1+ER की पावर n वाला जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, सही है, पावर वाला फॉर्मूला, ये कभी भी पूरे फॉरेक्स में इस्तेमाल नहीं होगा, ना ACCA में होता है ना आईकैप में होता है। इसकी लॉजिक मैं बता देता हूँ। उसकी लॉजिक ये है कि ये जो डिस्काउंटिंग होती है या पावर लगती है, नॉर्मली कंपाउंडिंग जो होती है साल, ये बड़े पीरियड की होती है, साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल। जो फॉरेक्स का टॉपिक है आप देखेंगे इसमें जो सवाल की लाइफ होती है वो 2 साल, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, विदिन अ ईयर होती है, शॉर्ट टर्म होता है सवाल। तो शॉर्ट टर्म में डिस्काउंटिंग करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मोहम्मद हमाद शेख, आपका जवाब आ गया कि हम नहीं लगाते फॉरेक्स में ना कहीं भी इफेक्टिव रेट, कहीं डिस्काउंटिंग भी नहीं करते, मनी मार्केट में भी डिस्काउंटिंग नहीं करते, कहीं भी नहीं करते। वापस कब आना है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वापस आना है भाई, मिस नहीं कर देना। नमाज ब्रेक है जी, 1:50 तक कर लेते हैं बस, 25 मिनट बहुत है जी। पेपर करीब है, आप लोगों ने अच्छे से दुआएं भी मांगनी है। 1:30 to 1:50, ठीक है ना? दुआ में मुझे भी याद रखें और मैंने भी आपको याद रखना, साफ सी बात है। ठीक है, चलें नमाज का ब्रेक ले रहे हैं हम। नमाज के बाद हम इंशाल्लाह जल्दी से मनी मार्केट पे कम टाइम लगेंगे, फिर फ्यूचर्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ऑप्शंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और फिर टाइम मिलता है तो हम इंटरेस्ट रेट हेजिंग भी आज शुरू कर लेंगे। आ जाए जल्दी से नमाज पढ़ के, ये हमारा फॉरवर्ड खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लोज आउट का, वो पे मैं ओरली डिस्कस कर लूंगा नमाज के बाद। और अच्छा जी कंटिन्यू करते हैं। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिशवाली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्निनी इल्मा वबिज़्निनी इल्मा वबिज़्निनी इल्मा। अच्छा जी, फाइनली बस आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसका डिस्कस करके हम बात को आगे बढ़ाएंगे। यार ये एक कॉन्सेप्ट होता है छोटा सा कि क्लोज आउट का, ठीक है। परचेजिंग पावर पैरिटी का काम भी यही होता है, सही है, जो इंटरेस्ट रेट पैरिटी का होता है, बस फर्क सिर्फ इतना होता है। परचेजिंग पावर पैरिटी में हमने देखा था कि इंटरेस्ट रेट पैरिटी में हमने देखा था कि इंटरेस्ट रेट आ रहा था, और परचेजिंग पावर पैरिटी में बस ये होता है कि बिल्कुल उसी डगर पे चलते हैं, बिल्कुल उसी लेवल पे चलते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की जगह इन्फ्लेशन रेट्स आ जाते हैं। अच्छा, एक थ्योरेटिकल पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि वो पूछे कि जी इंटरेस्ट रेट पैरिटी और परचेजिंग पावर पैरिटी का यूजेज में क्या फर्क है। तो इंटरेस्ट रेट पैरिटी का मैंने आपको बता दिया, यूजेज क्या होता है, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करना। इंटरेस्ट रेट पैरिटी क्योंकि बैंक का सारा काम सूद पे चलता है, सूद है, सूद हराम है, हमें पता है, बचना भी है, दूसरों को भी बचाना है। 4 लोगों के बारे में अल्लाह रसूल से जंग के बारे में आया है, ठीक है, जो कि बिल्कुल हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बैंक का सारा काम सूद पे होता है, तो इसलिए जो फॉरवर्ड रेट है वो इंटरेस्ट रेट पैरिटी से निकलता है। मगर मगर जो परचेजिंग पावर पैरिटी है इससे निकलते हैं फोरकास्टेड एक्सचेंज। क्या निकलते हैं जी? इससे फोरकास्टेड एक्सचेंज रेट निकलते हैं, जो कि काम आते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। कहाँ काम आते हैं जी? फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, इससे निकलते हैं फोरकास्टेड एक्सचेंज रेट। फोरकास्टेड मीन्स फ्यूचर एक्सचेंज रेट।
जो कि कहाँ यूजुअली हमारे टॉपिक में हिट करेंगे, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल या फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। ठीक है जी, बात समझ आ रही है ना। और इसका रूल भी बिल्कुल वैसा ही है। इवन तो ये इसका फॉरवर्ड हेजिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर चूंकि मिलती जुलती बात है तो मैंने आपको बता दी। तरीका वही है, न्यूमरेटर वाली करेंसी में न्यूमरेटर वाला इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, लेट से अगर यहाँ पे लेट से यूरो आ रहा है और नीचे पाउंड है मिसाल के तौर पर, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट आएगा यूरो का, यूरोप का 1+, और नीचे इन्फ्लेशन रेट आएगा पाउंड का। पाउंड मतलब यूके का। लाइक टू लाइक कर, लाइक टू लाइक। डिस्टॉर्शन आ रही है वॉइस में। वॉइस में डिस्टॉर्शन है क्या? क्लियर नहीं है वॉइस मेरी? किस तरह का डिस्टॉर्शन? क्लियर है? पक्का? चलें, दैट्स गुड है, थैंक यू। चंदा नेट चेक करो आप, क्रिस्टल क्लियर आ रही है जी, माशाल्लाह। थैंक यू, थैंक यू। विच टॉपिक आर इम्पोर्टेंट? एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट दानिया फॉर दिस अटेम्प्ट ना। कुछ भी आ सकता है। इस बार मैं एक चीज़ बता दूं, अल्लाह, मैं भी अभी बात करता हूँ, मैं अगले हैजिंग टेक्निक से बात करता हूँ ना, ये रह जाएगा। मुझे बात भी करनी है इस अटेम्प्ट के लिए भाई। डर भी लग रहा है एग्जामिनर से। खैर, अच्छा चलो, अच्छा यार ये एक सवाल था बड़ा ज़बरदस्त सा। मैं नहीं कराऊंगा सवाल, ठीक है, ना मैं ये सवाल कराऊंगा। बस छोटी सी बात यहाँ पे करनी है। ये अनीक हमारे बहुत पुराने स्टूडेंट हैं, इन पे सवाल है। मैं बस छोटा सा बता देता हूँ कि मिसाल के तौर पे आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया, बस एक छोटी सी बात करके मैं खत्म करूंगा। इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्लोज आउट का कॉन्सेप्ट मुझे यहाँ पे देना है आप लोगों को, दैट्स ऑल। ठीक है, वो क्लोज आउट का कॉन्सेप्ट बस देख लें यार ये जल्दी से। क्लोज आउट का कॉन्सेप्ट ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपने जो है ना क्या कहते हैं, एक वो किया, एक एक एग्रीमेंट कर लिया फॉरवर्ड का। ठीक है, आपने एसीसीए का पेपर देना है। मिसाल के तौर पे मैं बच्चों को एक एग्जांपल देता हूँ कि आपका एसीसीए का पेपर है, लेट से आप साथ एसीसीए के भी करें सीए के साथ। आपका एसीसीए का पेपर है मिसाल के तौर पे मार्च 2026 में आपने सोचा है मैं एसीसीए का पेपर दूंगा, और आपके पेपर की फीस है लेट से 200 पाउंड। 200 पाउंड का मतलब समझते हैं? एक पेपर लेट से 100 पाउंड का है, वहाँ पे इतने ही महंगा ही होता है पेपर। 200 पाउंड आपने पे करने, 2 पेपर आपने देने। मिसाल के तौर पर आप सोच रहे हो कि यार मैं सितंबर अटे में मार्च अटे में निपटा दूँ। ठीक है, आपने क्या किया कि 200 पॉइंट, चूंकि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है, तो आपने आज ही लेट से, आज मान लें 1 नवंबर है, वैसे तो आज नहीं है 1 नवंबर। आपने आज ही 1 नवंबर फॉरवर्ड हेजिंग कर ली। ठीक है, फॉरवर्ड हेजिंग का मतलब है कि आप बैंक के पास गए और बैंक से आपने कहा कि भाई मेरे 200 पॉइंट जो है वो मुझे वो कर दो, क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, क्या कहते हैं उसे, हेज कर दो। अब आज जो लेट लेट से रेट चल रहा है पाउंड का, मिसाल के तौर पर आज चल रहा है 380 का, और बैंक ने आपको बोला कि जो 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 आपका 5 मंथ्स फ्यूचर होगा, 5 मंथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 मंथ्स फॉरवर्ड होगा। ठीक है, या 5 मंथ्स बाद का जो रेट होगा, या 31 मार्च का जो रेट होगा, अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्ट बात करूँ। अच्छा, पेमेंट आपको कब करनी है? मान लेते हैं 3 महीने बाद करनी है, चलो 3 मंथ्स बाद जो रेट होगा लेट से, पेपर की फी पहले सबमिट होगी ना, पेपर वाले दिन थोड़ी होगी। लेट से उसने कहा कि आपको पड़ेगा रेट 385। अब एक बात समझिएगा प्लीज, बात समझिएगा। अब आपका इरादा बदल गया, आपने इसका मतलब हेजिंग कर ली है। हेजिंग के टर्म्स क्या है? हेजिंग के टर्म्स मैंने आपको बता दिए हैं कि 200 पॉइंट हेज होंगे किस रेट पे? 385 के रेट। अब आफ्टर ऑन 1 दिसंबर आपको ख्याल आया कि यार मार्च में तो रमज़ान है, और लेट से आप हाफिज़ कुरान है, आपको तरावी भी सुनानी है, और आपने कहा यार रमज़ान में तो बहुत मुश्किल होता है, इबादत पे भी फोकस होना ज़रूरी है क्योंकि साल में एक दफ़ा ही आता है रमज़ान। ठीक है, वैसे ही हम बहुत गुनाहगार लोग हैं, तो हम एक काम करते हैं कि हम पेपर दो नहीं देंगे, एक पेपर देंगे। पहले 2 पेपर का सोच रहे हैं। नाउ 1 दिसंबर को रिवाइज स्ट्रेटजी ये, अब ये खाली एक पेपर देंगे। कितने देंगे? एक पेपर ओनली देंगे। ठीक है, एक पेपर देंगे। अब आप मुझे बताएं ये क्या करेंगे। अब ये बैंक के पास जब 3 महीने बाद जाएंगे, तो इनको कितने पाउंड खरीदने होंगे? 200 खरीदने होंगे या 100 खरीदने होंगे? एक पेपर ड्रॉप कर दिया इन्होंने। इन्होंने कहा भाई मेरा प्लान चेंज हो गया, मैं एसीसीए का पेपर एक ही दूंगा, रमजान अटेम्प्ट है, मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा। ठीक है, उनको खरीदने कितने पड़ेंगे? बस मेरा ये सवाल है आप लोगों से कि जब वो पेमेंट करने जाएंगे, पेमेंट टू बैंक करेंगे, कितनी करेंगे? बैंक को पेमेंट कितनी करेंगे? बैंक को पेमेंट करेंगे 385 के हिसाब से। इसमें कोई दो राय नहीं है, पत्थर की लकीर है। रेट ज़्यादा होगा ये हमने बता दिया, बैंक वाले अपना नुकसान नहीं करते, आपका नुकसान करेंगे। मगर बाउंड कितने खरीदने पड़ेंगे? 200 ही खरीदने पड़ेंगे। यानी कि कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी इनको? 385 को मल्टीप्लाई कर लें 200 से, तो कितना बनता है कि 77,000 पेमेंट करनी पड़ेगी बैंक। अब आप बोलोगे यार ये क्या मजाक है, बैंक वालों को आप कस्में खा रहे हैं, वादे दे रहे हैं, एडमिट कार्ड दिखा रहे हैं, अपने हाफिज कुरान होने का
सबूत दे रहे हैं, काजी साहब से बात करा रहे हैं, घर वालों से बात करा रहे हैं, बच्चे ने पेपर देना है, यार जुल्म ना करो, इसके 100 पॉइंट इसको 100 पॉइंट खरीदने दो। बैंक बोलेगा कि ये रिजिड होता है, रिजिड समझते हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, कॉन्ट्रैक्ट पे फुलफिल करना पड़ेगा वरना केस हो जाएगा आप पे। तो जब हमने ये बातें सुनी तो हमने कहा भाई हम शरीफ आदमी हैं, ये हमें कोर्ट कचहरी केस वगैरह के बारे में नहीं पता हमें। ठीक है यार कोई बात नहीं, हम 200 खरीद लेते हैं। अब पेमेंट जो करेगा, पेमेंट करेगा बैंक को 200 पॉइंट की, हालांकि उसको 200 पॉइंट देने थोड़ी है। अब वो बाकी का क्या क्या करेगा मुझे बताएं। 100 पॉइंट क्या अगली एटीएम के लिए रख लेगा? नहीं, फालतू पैसे रखता नहीं है बेचारा, हैंड टू माउथ चलता है। तो क्या कर देगा, लेस कर देगा, सेल सरप्लस पाउंड इन द मार्केट, सरप्लस पाउंड इन स्पॉट मार्केट। स्पॉट का मतलब होता है करंट रेट, स्पॉट रेट मीन्स करंट रेट, जो उस वक्त रेट चल रहा हो। ठीक है, सेल कर देगा। लेट से उस वक्त रेट चल रहा है 382, तो 382 का सेल करेगा। नुकसान हुआ है जी, हुआ है, क्या करें, बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये फिक्स, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की खास बात है कि आपको जो है ना वो नुकसान बर्दाश्त करना पड़ सकता है। 39,800 लेट से, 38,800 लेट से एक फिगर बन जाएगी। ऐसे ही मतलब समझाने के लिए कह रहा हूँ कि नेट कॉस्ट। तो ये एक जहन में होना चाहिए। तो हम क्लोज आउट का कॉन्सेप्ट कहते हैं। इस पर एक बहुत अच्छा सवाल बना हुआ है 2008 का, मोमिन इंडस्ट्रीज का, हमने अपने लेक्चर में करा चुके हैं। ऑब्वियसली लेक्चर ये यहाँ कराने का टाइम नहीं है हमारे पास। बहुत ही अच्छा सवाल है और यही सवाल एग्जैक्ट रिपीट हुआ है, ऑलमोस्ट रिपीट हुआ है 2008 के बाद, 7 साल बाद 2015। बिल्कुल एग्जैक्ट उसी जगह का सवाल है, उसी लेवल का सवाल है, उसी इतना टेबल करने में बिल्कुल एग्जैक्ट सवाल है। इसके सोल्यूशन में आईकैप ने कुछ प्रॉब्लम कर दिया है। तो मैं बच्चों को यही कहता हूँ कि 2008 वाला सोल्यूशन जो मैंने क्लास में कराया आप वही फॉलो करें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो पेपर में। ठीक है जी, तो ये मैंने कहा आपको बात मैं कुछ बताता चलूँ। ये हमारा कंप्लीट